हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पगला एक्सप्लेन चैनल पे। तो आज हम लोग फिर से एक और न्यू मानवा को एक्सप्लेन करेंगे। और मुझे पता है कि मैं कुछ टाइम से हरामीपना दिखा रहा था, लेकिन वो मेरे प्लान का हिस्सा था। इसलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमारा मेन कैरेक्टर हमें बताता है कि ये दुनिया कुछ टाइम पहले सुंदर और काफी ज्यादा शांत हुआ करती थी, लेकिन एक दिन अचानक से असलियत और भ्रम दोनों आपस में मिल गए। फिर ये दुनिया गेम की दुनिया में बदल गई। हर तरफ सीक्रेट रियलम और डंजन आने लगे और उनके अंदर से निकले बेशुमार और भयानक डीमंस और बीस्ट। लेकिन इंसानों ने कभी हार नहीं मानी है। उन लोगों ने उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी और आखिर में वो लोग जीत गए। और उनके जो इंसेक्टर हुआ करते थे, उन्होंने अलग तरह की पावर्स को अवेकन किया, जिनके साथ ही उन्होंने बीस्ट और डीमंस के साथ लड़के इंसानियत को जीत दिलाई थी। जिसके बाद हम लोग डाओचंग सेंट्रल के सामने का एक एरिया देखते हैं, और ये भी एक सीक्रेट रियलम है जिसको डार्क फॉरेस्ट कहा गया है। उनका टीचर उन्हें बताता है कि लड़ाई की अभी भी संभावना बनी हुई है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जितने भी अवेकनर्स होते हैं, उनके में से कई सारे करियर लड़ाई के लिए निर्धारित नहीं रहते हैं। करियर को 3 तरह की चीजों के अंदर डिवाइड किया गया है: कॉम्बैट सिस्टम, डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ, ऑल्जियर यानी कि हेल्थ डिपार्टमेंट। इनमें से हेल्थ डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ ये नॉर्मल लोगों की तरह ही रहते हैं। इनके पास ज्यादा एबिलिटी नहीं होती है फाइटिंग के लिए, इसीलिए 90% कैरियर होल्डर यानी कि अवेकनर्स फाइट के दौरान काम नहीं आते हैं। और सिर्फ 10% जो कि कॉम्बैट सिस्टम के अंदर होते हैं, वही लोग वारक्राफ्ट यानी कि युद्ध के दौरान काम आते हैं, और उनके ऊपर जिम्मेदारी होती है कि वो इंसानियत की रक्षा करेंगे। इसके बाद वो टीचर हमारे मेन कैरेक्टर लिनचंग से कहते हैं कि वो जरा अच्छे से सोचे, उसकी बहन के जरिया ही वो लोग जिंदा रहे हैं। दरअसल लिन की बड़ी बहन को कुछ लोग उठा के लेके गए थे, क्योंकि उसके पास जो अवेकन और टैलेंट था वो काफी ज्यादा कमाल था। इसीलिए उसकी बहन को जबरदस्ती वॉर लड़ने के लिए भेजा गया था, और लिन इसी बात से बहुत ज्यादा खफा है। तो फिर सभी लोग लिन को भाई बेइज्जती भरी नजरों से देखते हैं, क्योंकि हाल ही में लिन ने अपने प्रोफेशन को चेंज किया था। तो उसने प्रोफेशन जानते हो कौन सा चुना है? समनर ऑफ द एंडेड। और ये काफी ज्यादा खास तरह का प्रोफेशन है, और ज्यादा लोगों को इसके बारे में नहीं पता है। इसीलिए सभी लोगों को लगता है कि लिन ने अपने चांस को गवा दिया। उसी टाइम पे रैन नाम की वहाँ पे एक लड़की आती है, और इसका मेज प्रोफेशन है एक्सप्लोजिव मेज, और ये डिफेंसिव और ऑफेंसिव दोनों कैपेबिलिटीज रखता है। रैन लिन के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है कि उसने अपनी किस्मत को जाया कर दिया है। दरअसल रैन और लिन दोनों एक ही मिडिल स्कूल के अंदर थे। भले ही लिन के पास अभी के लिए प्रोफेशनल एबिलिटीज कम है, लेकिन वो फिजिकल, हेल्थ और रिटर्न थ्योरी इन सभी मामलों के अंदर सबका बाप है। बेसिकली उसकी किस्मत ने उसे तमाचा दे मारा है, लेकिन उसके हार्ड वर्क ने अभी तक उसकी कश्ती संभाले हुए है। रैन भी उसे यह कहती है कि उसकी अवेकनिंग बेकार है, लेकिन लिन उसे कहता है कि दोनों की एबिलिटी एक ही है और प्रोफेशन पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो फिर रैन उसे कहती है कि उसका एक भी दोस्त नहीं है, और क्या ऐसा ह्यूमन होने के ऊपर शर्म के बराबर नहीं है? लेकिन लिन उसकी बातों को इग्नोर कर देता है। रैन उसे बताती है कि ये उनका पहला लाइव बैटल होने वाला है, और क्या वो अकेले घूमेगा तो उसकी जान की खतरा नहीं बना रहेगा। जिसपे लिन उसे बताता है कि अगर वो लोग टीम को बनाते हैं तो फिर टीम के साथ उन्हें अपने एक्सपीरियंस पॉइंट और बाकी सभी चीजों को बांटना पड़ेगा, इसीलिए अकेले रहने में ज्यादा फायदा है। रैन उसे कहती है कि वो तो उसे बिल्कुल भी नहीं बचाएगी अगर उसके साथ कुछ होता है, लेकिन अगर लिन उनके सामने अपना सर झुकाता है और उसे कहता है तो वो उसको टीम के अंदर रख लेगी, क्योंकि मिडिल स्कूल के अंदर लिन बहुत ज्यादा कमाल का हुआ करता था, फिजिकल और मेंटल दोनों के मामले में। इसलिए किसी बेवकूफ के हाथों चढ़ने से तो अच्छा यही होगा कि वो लिन के साथ टीम अप कर ले। बेसिकली लड़की प्यार में है। टीचर उन्हें बताते हैं कि उन्हें सीक्रेट रियलम के अंदर भेजा जा रहा है, लेकिन उनमें से कोई भी 3 फ्लोर के ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि वो क्रॉसिंग लाइन है। अगर वो लोग उसे पार करते हैं तो खतरा हद से ज्यादा बढ़ जाएगा, फिर उनकी जिंदगी उन्हीं के हाथों में होगी। साथ ही में उन लोगों को अपने लेवल को 1 से 2 तक रीच करवाना है। वो लोग जैसे ही 1-2 लेवल पे पहुंच जाएंगे, तब उन्हें ऑफिशियली प्रोफेशनल्स मान लिया जाएगा, और सरकार की तरफ से उन्हें सब्सिडी भी दी जाएगी, और वो लोग वॉर के अंदर भी जा सकते हैं। फिर वहाँ पे टेस्ट को शुरू किया जाता है। तो लिन तो है ही अपना भाई बॉडी बिल्डर, तो वो तुरंत एक ही झटके में सर्कल तक पहुंच जाता है, जिसे सभी लोग हैरान होकर कहते हैं कि इसने अवेकन होने के बाद भले ही घटिया प्रोफेशन चुना था, लेकिन इसके बावजूद इसकी फिजिकल लिमिट हमसे बहुत ज्यादा है। जिसके बाद वहाँ पे टेलीपोर्टेशन को शुरू कर दिया जाता है, और सभी लोगों को टेलीपोर्टेशन के लिए और वहाँ पे जाने के लिए दुआ दी जाती है कि कमीने ठीक रहें, कहीं सब मारे न जाएं। उनके जाने के बाद टीचर आपस में बात करते हैं, और इन दोनों टीचर्स को सिर्फ 2 ही लोगों से उम्मीद थी। पहली तो रैन थी, और दूसरा भाई हमारा लिन था। रैन के बारे में वो लोग बात करते हुए बताते हैं कि रैन की मेज एबिलिटी काफी ज्यादा कमाल की है, क्योंकि उसके पास डिफेंसिव और ऑफेंसिव दोनों ही कैपेबिलिटीज हैं, और वो वॉर के दौरान काफी ज्यादा फायदेमंद रहेगी। लेकिन लिन के बारे में उनके पास ज्यादा शब्द नहीं
थे, क्योंकि लिन का जो प्रोफेशन था वो काफी टाइम पहले रिकॉर्ड किया गया था, यानी कि जब वॉर हुई होगी तब के बराबर। और तब से लेके अब तक किसी ने भी हमारे लिन के बराबर का प्रोफेशन अवेकन नहीं किया है। यानी कि लिन वो दूसरा इंसान है जिसने अभी तक अनडेड मोनार्च के प्रोफेशन को अवेकन किया है। इसलिए उन लोगों को लिन से भी कुछ उम्मीदें थी कि वो शायद कुछ कर सकता है। टीचर ने लिन के अनडेड को भी चेक किया था जो उसने समन किया था, और उन्हें पता चला था कि वो समनर जो कि समन किया गया था उसके जो लेवल था वो भाई सेकंड था, जो कि ऑर्डिनरी लोगों के मुकाबले में हल्का सा ही ताकतवर है, यानी कि उसके समनर इतने ज्यादा ताकतवर नहीं है। उसी टाइम पे हम लोग लिन को देखते हैं और उसके ऊपर एक रैबिट बीस्ट हमला करता है, तो लिन वहाँ पे कोई समन उमन नहीं करता है और वो डायरेक्ट अपने हाथों से ही उस बीस्ट को मार गिराता है, क्योंकि ये गेम की दुनिया है। तो जैसे ही कोई बीस्ट मारा जाता है तो फिर गेम का सिस्टम बाहर निकलता है और वो जो बीस्ट मारा गया था उसके पॉइंट को उस होस्ट को दे देता है जिसने उसे मारा होता है। इसके बाद लिन हमें बताता है कि यहाँ पे लोग जैसे ही भाई 18 साल के होते हैं तब उन्हें टावर के अंदर भेज दिया जाता है, तो वो लोग अपनी जॉब को चेंज कर सकते हैं और जॉब को चेंज करने के बाद वो अपना कैरियर चुनते हैं। कैरियर के अंदर उन्हें दो ऑप्शन दिए जाते हैं। पहला तो ये कि वो लोग ऑर्डिनरी लोग बन के नॉर्मल दुनिया के अंदर रह सकते हैं, लेकिन इसके दौरान यहाँ पे काफी चीजें अलग रहती हैं। और दूसरा ऑप्शन ये होता है कि उन्हें भाई प्रोफेशनल बना दिया जाए, जिसके बाद वो लोग वारक्राफ्ट के अंदर जा जाते हैं और ऑफिशियली डीमंस और बीस्ट की हंटिंग करके पैसे ज्यादा कमा सकते हैं। हमारे लिन ने दूसरा ऑप्शन चूज किया और वो एक प्रोफेशनल बनना चाहता है। लिन ने ये ऑप्शन इसलिए नहीं चूज किया है क्योंकि उसके लिए देशभक्ति या अपनी देश से बहुत ज्यादा प्यार है, और न ही उसे नोबल फीलिंग है, और न ही उसने ये वाला प्रोफेशनल पैसों के लिए चूज किया है। उसने अपनी आंखों से देखा था कि गवर्नमेंट ने जबरदस्ती उसके पेरेंट्स को लड़ाई लड़ने के लिए भेज दिया था, जिसके बाद उसने कभी भी अपने पेरेंट्स को दोबारा नहीं देखा और न ही वो लौट के वापस आए। उसकी बहन के साथ भी ऐसा हुआ था, जबरदस्ती लोगों ने उससे उसकी बहन को छीन लिया था और लिन कुछ भी नहीं कर पाया था। इसीलिए लिन को ऐसा लगने लगा कि वो कमजोर है और वो कुछ भी नहीं कर सकता है, और उसे कुछ ही दिनों के अंदर पता चल गया था कि ये दुनिया और गवर्नमेंट कभी भी उनकी मदद नहीं करेगी और उनके आसपास लोगों को नहीं बचाएगी। इसीलिए लिन ने फैसला किया कि वो ताकतवर बनेगा और इसीलिए उसने प्रोफेशनल बनने का फैसला लिया। उसी टाइम पे लिन की नजर एक बीस्ट के ऊपर पड़ती है जो कि वुडन ट्रैट था, यानी कि लकड़ी का चूहा, और इसका लेवल सेकंड था। लिन उसे देख के हैरान होता है क्योंकि डेटा ने उन्हें बताया था कि इस सीक्रेट रियलम के अंदर इतने हाई लेवल के मॉन्स्टर नहीं देखे जाएंगे, और अगर होंगे भी तो वो उतनी जल्दी नहीं आएंगे। खैर लिन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो जल्दी से वहाँ पे अपने अनडेड को समन करता है और उसके ऊपर हमला करने के लिए भेज देता है। लिन का भाई वो अनडेड किसी शिकीगामी यानी कि हड्डी मेरा बड्डी वाला जो कार्टून था उसकी तरह लगता है, और वो अपना साइथ लेके उसके ऊपर हमला करता है। लेकिन अनडेड उस चूहे के पास पहुंचता कि उससे पहले ही लिन के पीछे दो और चूहे आ जाते हैं। टोटल यहाँ पे 3 चूहे हो गए थे, लेकिन लिन को भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि वो यहाँ पे सिर्फ एक अनडेड को नहीं समन कर सकता था, वो कई सारे अनडेड को समन कर सकता था। फिर हमें तब का सीन दिखाया जाता है जब लिन ने अपनी जॉब को चेंज किया था, तब सभी लोग उसके ऊपर हंसने लगे थे जब उसने अपने प्रोफेशन को सभी को दिखाया था। दरअसल जब लिन ने अपने प्रोफेशन को दिखाया था तब उसने एक अनडेड को भी समन किया था जिसका लेवल 1 था, यानी कि ऑर्डिनरी लोगों के मुकाबले में भी बहुत ज्यादा कमजोर। इसीलिए सभी लोग हंसने लगे थे क्योंकि अनडेड को समन करने के लिए माना की भी जरूरत पड़ती थी और वो लिन ही देगा। इसलिए उनमें से किसी ने भी लिन के साथ कोई भी टीम फॉर्म नहीं की थी। लिन अपने मन के अंदर सोचता है कि ये लोग भी उन्हीं लोगों की तरह हैं जिन्होंने मुझसे मेरी बहन को छीना था। ये भी मुझे नीचा दिखा रहे हैं और कमजोर समझ रहे हैं, लेकिन इन बेवकूफों को ये नहीं पता है कि मेरे हाथ में गॉड लेवल का प्रोफेशन लगा है। दरअसल उस सिस्टम के नीचे ये भी लिखा हुआ था कि लिन जैसे ही 6 लेवल को अचीव कर लेगा तब वो अनडेड मोनार्च बन जाएगा। ये एक हिडन प्रोफेशन था जो कि बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, जिससे ये बात साफ हो जाती है कि लिन हमारा कोई समनर ऑफ अनडेड नहीं है, वो अनडेड का राजा है राजा, और वो जितने चाहे उतने अनडेड्स को समन कर सकता है। इसके बाद लिन वहाँ पे 3 अनडेड को समन करता है और वो तीनों तेजी से आगे बढ़ते हैं और एक एक चूहे को मार गिराते हैं, लेकिन उनमें से एक अनडेड उस चूहे को नहीं मार पाता है, जिससे लिन काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि अनडेड की पावर अभी इस चूहे से ज्यादा होनी चाहिए थी। लेकिन उसी टाइम पे जब लिन उस चूहे के ऊपर गौर करता है तब उसे पता चलता है कि उस चूहे की पीठों पे पंख आने लगे हैं। इससे लिन तुरंत समझ जाता है कि ये एक इलाइट मॉन्स्टर है जो कि अपग्रेड भी हो सकते हैं, और वो फिर से हैरान होता है कि इन्हें तो यहाँ पे नहीं होना चाहिए। लेकिन वो अभी के लिए इस बात को फिर से इग्नोर करता है, जिसके बाद वो तीनों अनडेड को अपने पास बुलाता है और उन तीनों को एक साथ उस चूहे के ऊपर हमला करने के लिए आगे भेजता है। लेकिन तीनों अनडेड मिलके भी उस चूहे का कुछ भी नहीं उखाड़ पा रहे थे और वो उल्टा उन तीनों अनडेड को ही धूल चटा रहा था। मौका देखते ही वो डायरेक्ट लिन के ऊपर हमला करता है। लिन अपने मन के अंदर सोचता है कि अगर मेरे
अनडेड कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो फिर मेरे पास कुछ और भी एबिलिटी है जिसका नाम मेंटल इरप्शन था। मेंटल इरप्शन एक खास तरह की टेक्निक है जो कि टारगेट के सीधा दिमाग के ऊपर काम करती है और वो टारगेट को बहुत ज्यादा डर के अंदर डाल देती है। उस चूहे को ऐसा लगता है कि कई सारे चूहे उसे चारों तरफ से घेर रहे हैं, लेकिन वो चूहा तब भी हार नहीं मानता है और वो खुद को ही मार लेता है। लिन इस बात से फिर से हैरान होता है क्योंकि जब मेंटल इरप्शन का इस्तेमाल किया जाता है तब टारगेट लिन से बहुत ज्यादा डरने लगता है और वो अपने आप को लिन के सामने सरेंडर कर देता है, जिसके बाद लिन उसे अपना अनडेड बना सकता है या फिर मार सकता है। लेकिन इस चूहे ने खुद को मार लिया जबकि वो लिन से डर भी रहा था। खैर लिन को वो पॉइंट मिल जाते हैं जो कि उसे चूहा मारने पे होने थे और लिन अब फिर से 4 लेवल पे आ चुका था और 6 लेवल पे जाने के बाद वो अनडेड मोनार्च बन सकता था। खैर लिन को ये बात समझ में आ जाती है कि यहाँ पे कोई बाहर वाला है जो कि ये सभी चालें चल रहा है। जिसके बाद लिन अपने अनडेड्स को लेके उसके शिकार पे निकल जाता है। जिसके बाद हम लोग एक सुअर बीस्ट को देखते हैं जो कि एक लड़की के ऊपर अटैक करता है। तभी उसके सामने एक टैंक आता है और वो अपनी शील्ड के साथ उस हमले को ब्लॉक कर लेता है। पीछे की तरफ से हीलर टैंक को वो बार बार बफ दिया करती है जिससे उसकी हेल्थ और माना दोनों मेंटेन रहता है। उसी टाइम पे हम देखते हैं कि साइड से एक फ्लेम फिस्ट आता है जो कि उस सुअर के ऊपर लगता है, जिसके बाद वो सुअर जल के वहीं पे मारा जाता है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि ये हमला रैन ने किया था और रैन अपनी टीम के साथ मिलकर इन छुट्टू मुट्टू शिकार्स को मार रही थी। हालांकि इन लोगों के पास एक हीलर थी जो कि इन लोगों को बफ दे रहे थे, लेकिन इसके बावजूद ये लोग हीलिंग पोशन का इस्तेमाल कर रहे थे ताकि ये लोग अपने एट्रीब्यूट्स को मेंटेन रख सके, क्योंकि इनकी हीलर का लेवल अभी काफी ज्यादा कम था। जिसके साथ ये लोग आसानी के साथ लेवल 1 और लेवल 2 के मॉन्स्टर्स का सामना कर सकते थे। वहीं पे हमें रैन का लेवल बताया जाता है तो उसका लेवल 2 था, लेकिन रैन अभी भी लेवल 5 से मॉन्स्टर से मिलने के बारे में सोच रही थी ताकि वो उसके साथ भी फाइट कर सके। बाकी उसके टीममेट्स तो इस बात से घबरा जाते हैं क्योंकि उनके लेवल अभी काफी ज्यादा कम थे और बेसिकली ये लोग यहाँ पे भाई इसलिए आए थे ताकि ये अपने आप को गरीबी से बाहर निकाल सके और वह गवर्नमेंट की सब्सिडी का इस्तेमाल कर सके। वहीं पे टैंक तो अपनी फैमिली को ये बता के आया था कि वो जिंदा वापस आएगा, जिसके बाद उन लोगों की जिंदगी पहले से बेहतर हो जाएगी। बेसिकली वो अपने पेरेंट्स का सपना अपने कंधों के ऊपर लाद के चल रहा था, इसीलिए वो यहाँ पे मरना तो बिल्कुल भी नहीं चाहेगा। लेकिन वो लोग वहाँ पे खड़े होके बात ही कर रहे थे कि उसी टाइम पे जमीन हिलने लगती है जिससे वो लोग भी हिल जाते हैं। जिसके बाद उन लोगों के सामने 6 लेवल का स्टोन मंकी बीस्ट आता है जो कि पूरा पत्थर का बना हुआ था। वो लोग जैसे ही देखते हैं कि उन लोगों का सामना सीधा 6 लेवल के बीस्ट से हो गया है तो वो तुरंत वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन हीलर के पैर सुन्न पड़ गए थे डर के मारे, इसीलिए वो यहाँ से भाग नहीं पा रही थी। गोलेम आगे बढ़ता है जो कि डायरेक्ट उस लड़की के ऊपर हमला करने वाला था, लेकिन उसी टाइम पे टैंक आगे बढ़ता है और वो अपनी जिम्मेदारी उठाते हुए अपनी शील्ड का इस्तेमाल करके हमले को ब्लॉक करने की कोशिश करता है और वो अपने मन के अंदर यही सोच रहा था कि अब वो शायद से दोबारा अपने पेरेंट्स के पास नहीं जा सकता है। इसके बाद वहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका होता है। रैन को चिंता होती है कि अब उसके टीममेट्स मारे जाएंगे, लेकिन जब सामने से धुआं हटता है तो हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे लिन का अनडेड आ गया था जिसने अपने साइड के साथ उसके हमले को रोक लिया था। और जब रैन पीछे मुड़ के देखती है तब उसे लिन दिखाई देता है तो वो उसके ऊपर फिर से लड़ाई करने लगती है कि वो यहाँ पे क्या कर रहा है, लेकिन लिन उसे बताता है कि उसे सबसे पहले उन लोगों की जानें बचानी चाहिए जिनकी वो रक्षा करनी चाहती है। उसी टाइम पे लिन का अनडेड आगे बढ़ता है और वो अपने साइड को घुमाते हुए ऊपर की तरफ जाता है और उस गोलेम के पूरे हाथ के टुकड़े कर देता है, जिससे वो गोलेम डर जाता है और वो तुरंत वहाँ से भाग के जंगलों के अंदर चला जाता है। तो फिर लिन भी उसके पीछे जाता है। जब रैन पीछे मुड़ के लिन से पूछती है कि उसने कैसे किया, तब तक लिन वहाँ से जा चुका था और रैन को फिर से समझ में आ जाता है कि जब लिन ने अपने प्रोफेशन को चेंज किया था तब वो भले ही कमजोर दिखा रहा हो, लेकिन असल में वो अपने पैरों तले बहुत ज्यादा ताकत को छुपाए रखे है। रैन अपने टीममेट्स के पास जाती है तो उसके टीममेट्स बहुत ज्यादा सही सलामत थे। वहीं पे उन दोनों को भी समझ में नहीं आया था कि लिन ने लेवल 6 के हमले को अपने हाथों से कैसे रोक लिया था, सॉरी अनडेड ने। जिसके बाद वो लोग इस बारे में सोचने लगते हैं कि लिन किस लेवल पे होगा। तो फिर रन उन्हें बताती है कि वो लोग यकीन करे या न करे, लेकिन वो पूरी क्लास से बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। फिर हम लोग उसी गोलेम को देखते हैं जो कि अब बेचारा 3 पैरों पे चल रहा था। उसी टाइम पे उसके पीछे लिन आता है और लिन को पता चल चुका था कि ये गोलेम उसी के पीछे आया था, इसीलिए लिन गोलेम से पूछता है कि तुम्हें किसने ऑर्डर दिए थे, लेकिन वो गोलेम लिन को देख के बस घूरता रहता है और चीखता है। लिन समझ जाता है कि ये मुंह नहीं खोलेगा, इसीलिए वो फिर से मेंटल इरप्शन का इस्तेमाल करता है। मेंटल इरप्शन का ये भी इफेक्ट है कि लिन किसी भी टारगेट की मन की मेमोरी को पढ़ सकता है। लिन जब फिर से अपने मेंटल इरप्शन का यूज करता है तब उसे पता चलता है कि उस चूहे और इस गोलेम को एक डीमन ने ऑर्डर दिया था और ये स्लेव कॉन्ट्रैक्ट का इस्तेमाल करके बीस्ट को कंट्रोल
कंट्रोल करता है। और इस डीमन ने अभी तक बहुत सारे इंसानों को मारा है और उनको अपना स्लेव बनाया है, जो भी अभी तक इस सीक्रेट रियलम के अंदर आए थे। साथ ही में लिन को यह भी पता चलता है कि ये डीमन जब भी किसी को अपना स्लेव बनाता है तब उसके ऊपर ये मार्क आ जाता है, जो कि गोलेम के सर के ऊपर भी था। जिसके बाद वो डीमन गोलेम के जरिए लिन से बात करता है और उससे पूछता है क्या उसी ने अभी तक उसके स्लेव्स को मारा है। जिसपे लिन उसे कहता है हाँ मिया, हम ही थे वो इंसान। जिसके बाद वो डीमन लिन से कहता है कि वो अपनी मेंटल ट्रिक का इस्तेमाल सिर्फ छोटे मोटे बीस्ट के ऊपर ही कर सकता है, उसके जैसे किंग लेवल डीमन के ऊपर इसका कोई भी असर नहीं है। जिसके बाद वो डीमन आगे बढ़ता है और वो लिन को एक ऑफर देता है। ऑफर क्या, उसे धमकाता है कि अगर लिन उसके साथ मिल जाता है तो ये रियलम उसका हो जाएगा। जिसके बाद जब वो इंसानी दुनिया के ऊपर कब्जा कर लेगा तब वो उसके ऊपर भी राज कर सकता है और वो दोनों मिलकर दुनिया की मचाएंगे। लेकिन लिन को उन लोगों से साफ नफरत थी जो कि उसे धमकाते हैं और लोगों को डराते हैं। इसीलिए वो अपने अनडेड का इस्तेमाल करते हुए उस गोलम के सर को धड़ से अलग कर देता है। लेकिन वो डीमन जाते हुए लिन को बता जाता है कि वो भले ही एक 6 लेवल के मॉन्स्टर को मार सके, लेकिन वो उसको छू तक नहीं सकता है। और वो दिन जल्द ही आएगा जब वो डीमन लिन को तड़पा तड़पा के मारेगा। लिन उस डीमन से कहता है तब की तब देखी जाएगी, अभी के लिए दफा हो। लिन जैसे ही उस मॉन्स्टर को मार गिराता है तब वो डायरेक्ट 6 लेवल पे आ जाता है और 6 लेवल पे वो जैसे ही आता है तब उसके हिडन प्रोफेशन को अवेकन कर दिया जाता है, जो कि होता है अनडेड मोनार्च। लिन जैसे ही अनडेड मोनार्च को अवेकन करना शुरू करता है तब उसके अंदर से बहुत ज्यादा ब्लैक एनर्जी बाहर की तरफ रिलीज होती है और ये एनर्जी इतनी ज्यादा थी कि इसने सीक्रेट रियलम को चारों तरफ से घेर लिया था। हम लोग रैन की टीम को देखते हैं और वो लोग इस एनर्जी को देख के बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और खुद को डिफेंस करने वाले स्टेट के अंदर आ जाते हैं। वहीं पे हम लोग लिन को देखते हैं और उसके सामने एक ड्रैगन के ऊपर एक बंदा आता है। लिन उसको देख के और उसके प्रेजेंस से ही इतना ज्यादा घबरा जाता है कि वो अपने मुंह से उसे एम्परर कहने लगता है। हम लोग बाहर की दुनिया देखते हैं तब वहाँ पे भी लिन के अवेकन करने की वजह से एनर्जी फैल गई थी और कई सारे लोग उस एनर्जी को देख के डर रहे थे और उन्हें ऐसा लगने लगता है कि डीमंस और बेस्ट ने उनके ऊपर फिर से हमला कर दिया है। लेकिन सभी लोगों को यकीन था कि सनहाई के अंदर ऐसे कई सारे ताकतवर लोग हैं कि वो लोग डीमंस का सामना कर सकते हैं। लेकिन उनमें से हम लोग एक लड़की को देखते हैं और उसे साफ पता चल जाता है कि ये कोई सेकंड अवेकनर है जो कि बहुत ज्यादा ताकतवर होने वाला है। और वो लड़की अपने मन के अंदर सोचती है कि उनके डाचन स्कूल के अंदर भी कई सारे लोग हैं जो कि बुरे नहीं है, उनके अंदर भी दम है। इतना तब सोचने के बाद वो तुरंत वहाँ से वापस लौट जाती है। वो लड़की जाते हुए बस यही सोचती है कि अगर वो जल्दीबाजी में स्कूल से बाहर न निकलती तो वो शायद उस बंदे से मिल सकती थी जो कि सेकंड अवेकनर बनने वाला है। उसी टाइम पे हम लोग उन टीचर्स को देखते हैं और उनमें से एक टीचर काफी ज्यादा खुश था कि उनकी ब्रांच के अंदर कोई सेकंड अवेकनर पैदा हुआ है और उसने अपनी पावर्स को अवेकन किया है। लेकिन उनमें से दूसरा टीचर वो काफी ज्यादा परेशान था। दरअसल वो सीक्रेट रियलम के अंदर उन लोगों से कनेक्ट नहीं कर पा रहा था और न ही वो अंदर किसी चीज यानी एनर्जी को फील कर पा रहा था। और साथ ही में उन लोगों को ये भी पता चलता है कि जो एंट्रेंस थी वो पूरी तरीके से ब्लॉक हो गई है, अब कोई भी अंदर से बाहर नहीं जा सकता था। और उन्हें ऐसा लगता है कि ये सब कुछ सेकंड अवेकनर की एबनॉर्मल पावर के जागृत होने की वजह से हुआ है। लेकिन उसी टाइम पे हम लोग सीक्रेट रियलम के अंदर उसी डीमन को देखते हैं जो कि अपनी स्लीव्स को बताता है कि सेरेमनी पूरी हो चुकी है, सैक्रिफाइस खत्म हो चुका है, अब उनमें से कोई भी इंसान यहाँ से भाग नहीं सकता है और न ही से कोई बाहर आएगा जो उन लोगों को परेशान करेगा। इसीलिए वो लोग जितना चाहे उतना तबाही मचा सकते हैं और जितने भी इंसान हैं उन सभी को पकड़ के यहाँ पे लाया जाए और वो सभी स्लीव्स शिकार करने के लिए निकल जाते हैं। उसी टाइम पे हमें दिखाया जाता है कि जो जंगलों के अंदर कई सारी पार्टीज और टीम इधर उधर घूम रही थी और उनके ऊपर एक एक अलग अलग तरह का मॉन्स्टर हमला करता है और वो तीनों मिलके भी उन मॉन्स्टर्स का बाल तक नहीं उखाड़ पाते हैं और वो तीनों मिलके उन्हें जालों में पकड़ के कैद कर लेते हैं और उनका ककून बना लेते हैं। बाहर की तरफ दोनों टीचर्स अभी भी अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद उन लोगों को कोई भी सिग्नल नहीं मिलता है। और साथ ही में स्पेस स्टोन जिसके जरिए सीक्रेट रियलम का दरवाजा खोला जाता है अब वो भी करप्ट हो चुका था, यानी कि डिस्ट्रॉय हो गया था। शायद से कोई दूसरी तरफ से एक ब्रूटल फोर्स है जो कि स्पेस स्टोन को करप्ट कर रही है। इसलिए ये दोनों बस आगे से बस यही उम्मीद कर सकते थे कि जो अवेकनर अभी वहाँ पे जागा था वो इन लोगों की मदद करेगा, जिसके बाद ये लोग उस पावरफुल फोर्स के बिहाइंड जो चीज है उसे मार के ही बाहर आ सकते हैं। यही दुआ करते हैं। साथ ही में हम लोग लिन को देखते हैं और उसने सक्सेसफुली अनडेड मोनार्च के कैरियर को अवेकन कर लिया था और उसे 2 गॉड लेवल की स्किल दी जाती हैं, जिनमें से पहली मोनार्च की पावर होती है और दूसरी इमॉर्टल विल होती है। जब लिन की आंखें खुलती हैं तब कोई मिस्टीरियस आवाज उसे बता रही थी कि मोनार्च पावर उसके समन्स यानी अनडेड की पावर को बढ़ा देंगे और वो जैसे जैसे अपने लेवल को इंक्रीज करेगा वो पावर वैसे वैसे इंक्रीज होती जाएगी। साथ ही में
में इमोर्टल विल वो जो भी डैमेज को रिसीव करेगा उस डैमेज को समन पावर के अंदर चेंज कर देगी, जिसकी मदद से लिन कई सारे समन्स को समन कर सकता है और वो जितना ज्यादा डैमेज टेक करेगा उतना ज्यादा उसकी समन पावर बढ़ती जाएगी। बेसिकली माना समझ सकते हो, जिससे वो कई सारे अनडेड्स को लगातार समन करते रह सकता है। लिन उसे पूछता है कि तुम कौन हो और तुम क्या हो, जिसपे वो आवाज लिन को बताती है कि वो सिस्टम स्पिरिट है। सिस्टम स्पिरिट लिन को बताती है कि जो भी लोग गॉड लेवल के प्रोफेशन को अवेकन करते हैं तो गॉड लेवल का जो सिस्टम होता है उन लोगों को सिस्टम स्पिरिट अपनी तरफ से ही दे देता है, जो कि उसका इंस्ट्रक्टर और नेविगेटर बनेगा। और वो अपना नाम यही बताता है, एम्बेसडर वोंग। यही तो हमारी औकात के बाहर है, इसीलिए हम इसे वोंग ही बुलाएंगे या फिर सिस्टम। लिन सिस्टम से पूछता है क्या उसको और कोई भी सुन सकता है। सिस्टम उसे बताता है कि सिर्फ लिन ही उसकी बातों को सुन सकता है और साथ ही में वो मन के जरिए ही लिन को इंस्ट्रक्शन देगा। लिन पूछता है कैसे इंस्ट्रक्शन, तो वो सिस्टम लिन को बताता है कि वो अभी के लिए सिर्फ यही चीजें कर सकता है कि वो अपने 5 मीटर के एरिया के अंदर ब्रेथ ऑफ लाइफ को स्कैन कर सकता है, यानी कि किसी जिंदा इंसान को। लिन सिस्टम को ऑर्डर देता है कि वो स्कैनिंग शुरू करे। सिस्टम स्कैनिंग करता है और इनको बताता है कि आसपास के इलाके में 3 लाइफ्स हैं, जिससे लिन को समझ में आ जाता है कि ये रैन की ही टीम होगी, क्योंकि उसी के आसपास ये टीम थी। लिन को ये भी समझ में आ जाता है कि सिस्टम के जितनी भी एबिलिटीज हैं वो अभी के लिए उसके लेवल के ऊपर डिपेंड करती हैं। साथ ही में सिस्टम लिन को ये भी बताता है कि स्कैनिंग जैसे जैसे इंक्रीज होती जाएगी तो वो कैरेक्टर, स्पीसीज और उनकी पर्सनैलिटी को भी समझ पाएगा कि कहीं वो इल्व है, बुरे हैं या अच्छे हैं, ऐसा कुछ। सिस्टम लिन को ये भी बताता है कि वो अपनी अनडेड सोल्स के साथ सेनेस्थीसिया भी कर सकता है। जिसके बाद लिन वहाँ पे कई सारे अनडेड्स को समन करता है और उन्हें ऑर्डर देता है कि वो आसपास के एरिया को पूरी तरीके से चेक करें। जिसके बाद वो वहाँ पे अपनी नई एबिलिटी का यूज करता है जिसका नाम सेनेस्थीसिया था। जिसके साथ हमें ये पता चलता है कि लिन जब भी इस एबिलिटी का यूज करेगा तब वो अपने एक अनडेड सोल के साथ अपनी स्पिरिट को एक्सचेंज कर सकता है, यानी कि लिन अपनी सोल को अनडेड सोल के अंदर डाल सकता है और उसके जरिए ही आसपास के एरिया को चेक कर सकता है। जिससे हमें ये पता चलता है कि लिन जिन सोल्स को कंट्रोल करता है अब वो उनको अपना क्लोन बना सकता है। लिन जब आगे इधर उधर घूम रहा था तब उसको फाइट्स के कुछ निशान दिखाई देते हैं, साथ ही में वहाँ पे आग लगी हुई थी, जिससे लिन को समझ में आ जाता है कि यहाँ पे जरूर रैन की टीम ने फाइट की होगी। जिसके बाद लिन वहाँ पे रीस्कैन करता है तब उसे पता चलता है कि उसके आसपास कोई भी लाइफ नहीं है। लिन को ये बात समझ में नहीं आती है क्योंकि आसपास के जितने भी मॉन्स्टर थे उन सभी लोगों के लिए रैन की टीम काफी थी और उन्हें छोटे मोटे मॉन्स्टर तंग नहीं कर सकते थे। इसीलिए लिन इधर उधर भागने लगता है रैन की तलाश में और साथ ही में उसे इस बात की भी चिंता हो रही थी कि जिस डीमन ने अभी उसके साथ पंगा लिया था कहीं वो इन सभी चीजों के पीछे तो नहीं है, क्योंकि अगर वो डीमन इन सभी चीजों के पीछे हुआ तो लिन और उसकी टीम चाहे जितनी भी कोशिश कर ले वो उनका सामना नहीं कर पाएंगी। इसीलिए लिन वहाँ पे अपने कई सारे अनडेड सोल्स को समन करता है और उन लोगों को एक ऐसा ऑर्डर देता है जो कि बिल्कुल ठीक था। इससे अच्छा कि वो लोग वेट करें और वो डीमन उनके ऊपर हमला करे, इससे पहले इन्हीं लोगों को उसके ऊपर स्नीक अटैक कर देना चाहिए। इसके बाद लिन अपने अनडेड सोल्स को ऑर्डर देता है कि वो आगे बढ़ते रहें और खोजबीन को जारी रखें। अगर उनके सामने कोई भी डीमन या फिर बीस्ट आता है तो वो बिना रुके उन्हें मार डालें। इसके बाद हम लोग रैन की हीलर को देखते हैं। वो टैंक उसे जगा रहा था और साथ ही में उसके साथ वहाँ पे रैन भी थी। इसके बाद हमें पता चलता है कि जितने भी ह्यूमन यहाँ पे आए हुए थे इन सभी लोगों को उठा के एक जगह पे लाया गया है और इन लोगों के सामने एक बहुत बड़ी मूर्ति भी थी और साथ ही में बहुत सारे डीमंस ने इन लोगों को चारों तरफ से घेर के रखा था। इसके बाद वहाँ पे वही डीमन आता है जिसने अभी लिन के साथ पंगा लिया था। हमें पता चलता है कि ये डीमन इस सीक्रेट रियलम का बॉस है और ये लोग इसको मार के ही इस सीक्रेट रियलम से बाहर निकल सकते हैं। वो सभी लोग जैसे ही बॉस को देखते हैं काफी ज्यादा घबरा जाते हैं क्योंकि उन लोगों के पास इतनी भी ताकत नहीं थी कि वो किसी बॉस के खिलाफ चू तक कर सके। हम देखते हैं कि वो डीमन उन्हें बताता है कि उन लोगों ने बहुत ज्यादा पाप किया है। वो इंसान उनके इलाके में आए, उनके डीमंस को मारे और उनके साथियों को मारा, इसलिए वो उनको बिल्कुल भी बख्शने नहीं वाला है। लेकिन उनकी किस्मत अच्छी है कि वो थोड़ा सा दिलदार है, इसलिए वो उनके पापों को माफ करेगा और साथ ही में उन्हें एक मौका भी देगा कि वो लोग लॉर्ड ऑफ डिजास्टर की पावर को भी ले सकते हैं। उन इंसानों को पता चलता है कि लॉर्ड ऑफ डिजास्टर काफी सालों पहले हुआ करता था, जिसने कई सारे हजारों लोगों को अपना स्लेव बना लिया था। लेकिन अब ये बात सदियों पुरानी हो चुकी है, अब वो कहानी बन के रह गया है बस। डीमन बॉस उन्हें बताता है कि ये बात बिल्कुल सच है, लेकिन उन्हें डीमन बॉस का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उसने लॉर्ड ऑफ डिजास्टर के आल्टर यानी कि मूर्ति को अभी तक संभाल के रखा है जहाँ पे वो पैदा हुआ था, और अगर वो लोग वहाँ पे जाते हैं तो उन्हें बहुत ज्यादा पावर मिलेगी। इस पे रन आगे से कहती है कि कोई भी उसकी बातों के ऊपर भरोसा नहीं करेगा। अगर लॉर्ड ऑफ डिजास्टर की मूर्ति उन्हें पावर देती तो फिर डीमन बॉस खुद ही
पावर क्यों नहीं ले लेता है। इस पे डीमन बॉस उन्हें बताता है कि उसने पावर ले ली है, वो जो मॉन्स्टर देख रहे हैं उसने उन्हें अपना स्लेव बना लिया है, लेकिन ये सिर्फ उन पावर्स में से बस हल्का सा टुकड़ा है। सिर्फ इंसान ही है जो कि अल्टर लॉर्ड ऑफ डिजास्टर की पूरी पावर को ले सकते हैं, क्योंकि वो भी पहले कभी एक इंसान हुआ करता था। इस बात को सुन के वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं। रैन इस बात के ऊपर यकीन ही नहीं करती है कि इंसान होते हुए भी वो मॉन्स्टर्स को कंट्रोल करके इंसानों को ही मारेगा। इस पे डीमन बॉस उन्हें बताता है कि यह उन्हीं की गलती नहीं है, क्या इंसान लालच, गुस्सा और पैसा नहीं चाहते हैं, ये सब उन्हीं की कर्मकारी है कि उन लोगों को ये सब कुछ सहना पड़ा और उनकी मदद से ही उनके डीमन क्लैन को एक इतना अच्छा लॉर्ड ऑफ डिजास्टर मिला। इसलिए डीमन बॉस उन्हें बताता है कि अब चॉइस करने का मौका उन्हें दिया जाता है, क्या उन्हें ताकत चाहिए जिससे पूरी दुनिया उनके कदमों में होगी। हम उनमें से एक पीले बाल वाले लड़के को देखते हैं और उसे ये बातें कुछ ज्यादा ही फैसिनेटिंग लगती हैं, इसीलिए वो ऑल्डर की तरफ चला जाता है पावर लेने के लिए। खैर उसी टाइम पे एक लड़की उसे रोकने की कोशिश करती है, तो वो लड़का उसे कहता है कि अगर वो लोग ताकतवर बन सकते हैं तो फिर उन्हें पीछे नहीं रहना चाहिए, ऐसे मौके जीवन में सिर्फ एक ही बार आते हैं। उसी टाइम पे रैन सीढ़ियों के ऊपर अपनी आग से हमला करती है और वो उस लड़के को समझाती है कि उन्हें डीमंस के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए, डीमंस और इंसान कभी भी एक साथ नहीं हो सकते हैं और ये उनका ट्रैप भी हो सकता है। लेकिन वो लड़का रैन की बातों के ऊपर यकीन नहीं करता है और उसे कहता है कि उसके पास ना तो एक अच्छा प्रोफेशन है और ना ही अच्छी परवरिश। अगर उसके पास कोई भी ऐसा मौका आता है जिसके अंदर भले ही झूठ हो, षड्यंत्र हो, लेकिन इसके बावजूद वो उस मौके को लेने के बारे में सोचेगा। इतना कहने के बाद वो सीधा आल्टर के पास चला जाता है और वहाँ पे पावर लेने के लिए अपने हाथों को फैला देता है। वो ऑल्टर के आसपास से एनर्जी निकलती है जो कि उस लड़के को चारों तरफ से घेर लेती है। उस लड़के को भी महसूस होता है कि उसके अंदर ताकत आ रही है और उसकी बॉडी ग्रो करने लगती है, लेकिन ताकत की चाहत में उसने एक चीज गवा दी थी और थी वो उसकी इंसानियत। हम देखते हैं कि पावर के बदले में वो पूरी तरीके से डीमन बन चुका था, लेकिन वो एक 7th लेवल का स्वॉर्ड्समैन भी बन गया था। वो सभी लोग ये देख के हैरान होते हैं कि ताकत तो बढ़ी लेकिन उसका अपीयरेंस चेंज हो गया है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो डीमन उस बंदे से कहता है कि अब उसे ये साबित करना है कि वो पूरी तरीके से लॉयल है। वो लड़का पूछता है कि कैसे साबित करूं, तो वो डीमन आगे से कहता है बेशक इन सभी इंसानों को मौत के घाट उतार के। हम लोग देखते हैं कि ताकत के चलते वो इतना ज्यादा बौरा चुका था कि वो तुरंत अपनी शॉट को बाहर निकालता है और कत्लेआम मचाने के लिए रेडी था। कुछ लोग उसे बताते हैं कि मेरे भाई हम तुम्हारे ही साथी हैं, क्या तुम भूल गए थे कि डीमंस और वारक्राफ्ट के चलते हम लोगों ने कितनी ज्यादा जानें गंवाई थी, क्या वो ह्यूमन काइंड को धोखा देके गद्दार बनने वाला है। लेकिन वो डीमन उससे कहता है कि कोई भी फायदा नहीं है, लॉर्ड ऑफ डिजास्टर की पावर बहुत ज्यादा है। जिसके बाद हम लोग एक लड़की को देखते हैं जो कि उस लड़के से कहती है कि उसके फादर असेंबली में से एक है, अगर वो यहाँ पे कुछ भी करने के बारे में सोचेगा तो वो अपने फादर को बता देगी कि उसने गद्दारी की है। जिसपे वो लड़का एक ही झटके में उस लड़की के पास आता है और उससे कहता है कि तुम राइटियस पीपल जो कि खुद को बहुत ज्यादा ऊंचा समझते हैं, क्या तुम्हें पता भी है कि यहाँ के हालात क्या हैं, तुम्हें समझ में आ रहा है कि यहाँ पे चल क्या रहा है। जिसके बाद वो अपनी शॉट के साथ उस लड़के के ऊपर हमला करता है और एक ही झटके में उसको मार गिराता है। और हाँ, ये मानवा है तो इसमें सेंसर रहता है, खून खराबा नहीं दिखाया जाता। हम लोग देखते हैं कि वो जैसे ही उस लड़की को मार गिराता है तो पागलों की तरह हंसने लगता है। सभी लोगों को समझ में आ जाता है कि अब उनके लगने वाले हैं, इसीलिए वो अपनी जान बचाते हुए इधर उधर भागने लगते हैं। जिसके बाद होना क्या था, सभी लोग अपनी जान बचाते हुए इधर उधर भागने लगते हैं। रैन उन लोगों से कहती है कि भागने की जगह पे उन लोगों को उसका सामना करना चाहिए, अगर वो लोग एक साथ मिल जाते हैं तो फिर उसको हरा सकते हैं। लेकिन उनमें से कोई भी इस चीज के लिए नहीं माना था। वो सभी यही कह रहे थे कि वो 7th लेवल पे है, अगर वो सभी लोग उसके साथ भिड़ेंगे तो वो सब लोग मारे जाएंगे। इसीलिए सभी लोग अपनी जान बचाते हुए भाग रहे थे। लेकिन वहाँ पे ये भी समस्या थी कि फ्लोर खत्म हो जाता है और जो लोग पीछे की तरफ आ रहे थे वो बेचारे लटक जाते हैं। और वहीं पे वो बंदा भाई पागलों की तरह हंसने लगता है और वो अपनी शॉर्ट्स को कुछ बंदों के आर पर घुसा के उन्हें मारने लगता है और हंसते हुए कहता है कि वो लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जिसके बाद वो फिर से एक लड़की के ऊपर अपनी शॉर्ट से एक जोरदार हमला करता है। लेकिन उसी टाइम पे रैन आगे बढ़ती है जो कि अपनी एबिलिटी का यूज करती है और उस लड़की को बचा लेती है, जिससे उस बंदे को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो रैन के ऊपर हमला करते हुए कहता है कि वो सिर्फ लेवल 2 पे है, लेकिन इसके बावजूद वो कुछ ज्यादा ही उड़ रही है। पापा की परी के तो पंख काटने ही पड़ेंगे। जिसके बाद वो एक जोरदार हमला सीधा रैन के ऊपर करती है। रैन आगे से अपनी फिनिक्स फेदर नाम के आर्मर को समन करती है जो कि उस हमले को रोक लेता है, लेकिन इतनी फोर्स की वजह से वो पीछे जाके गिरती है और इतनी तो हालत उसकी खराब हो ही जाती है कि वो दोबारा और कोई भी हमला नहीं कर सकती थी। वो बंदा रैन से कहता है कि उसके
उसके पास जो आइटम है वो इतना अच्छा नहीं है कि वो उसको रोक सके। वहीं पे हम लोग देखते हैं कि वो लोग रैन से पूछते हैं कि अब उन्हें क्या करना चाहिए, जिस पे रैन उन लोगों से कहती है कि हमें अभी भी फाइट करनी पड़ेगी, हमें कोई ना कोई बचाने के लिए आता होगा। वो लोग कहते हैं कि कोई भी नहीं बचा है, सभी लोग मारे गए हैं। जिस पे रैन आगे से कहती है कि अभी भी लिन बचा हुआ है, शायद से वो आ सकता है। उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि एक पंछी बैरियर के अंदर जाता है जो कि एक मॉन्स्टर था, और वहीं के आसपास लिन भी छुपा हुआ था, और उसे पता चल जाता है कि सभी लोग बैरियर के अंदर हैं, और इसीलिए वो अभी तक इन सभी चीजों के बारे में पता नहीं लगा पा रहा था। इसके बाद वो फैसला करता है कि वो अपनी माइंड इरप्शन एबिलिटी का यूज करते हुए बैरियर को तोड़ के अंदर जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो पंछी उसी डीमन के पास जाता है और उसको बताता है कि भाऊ बाहर की तरफ जितने भी मॉन्स्टर थे उन सभी को मार दिया गया है और वो अपनी जान बचाते हुए यहाँ पे भाग के आया है। लेकिन डीमन को काफी ज्यादा चिंता हो रही थी, लेकिन इसके बावजूद उसका प्लान बस पूरा होने ही वाला था। जिसके बाद वो उस बंदे से फिर से कहता है कि जितने भी इंसान बचे हुए हैं उन सभी को मार दो। वो बंदा पावर के लालच में इतना ज्यादा बौखला चुका था कि उसे सही गलत का कुछ पता ही नहीं था, और वो अंधाधुंध सभी लोगों को मौत के घाट उतारे जा रहा था। हम देखते हैं कि रैन अभी भी अपनी बची कुची ताकत का इस्तेमाल करते हुए खुद को और अपने दोस्तों को बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन धीरे धीरे करके वो अपनी लिमिट पे आ जाती है। जिसके बाद वो बंदा रैन के सामने खड़ा हो जाता है और उससे कहता है कि पापा के परी के पंख के साथ साथ गर्दन भी काटनी पड़ेगी। लेकिन उसी टाइम पे उन लोगों के पीछे एक बहुत बड़ा धमाका होता है। हम लोग देखते हैं कि वहां से एक सॉर्ड उड़ते हुए आती है जो कि डायरेक्ट उस बंदे के सीने के आर पार हो जाती है, और उसी के साथ वहाँ पे लिन भी आ जाता है। लिन आसपास के एरिया को देखता है और उसे दुख होता है कि देरी से आने की वजह से इतने सारे लोगों ने अपनी जान गंवा दी। जिसके बाद लिन पीछे मुड़ के रैन के दोस्तों से कहता है कि वो लोग रैन को जल्दी से हील करे, तब तक वो इस सामने वाले बंदे को संभालता है। हमें पता चलता है कि लिन के एक ही हमले से वो बंदा तो अपनी जान गंवा दिया था, इसीलिए वो डीमन लिन के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि उसने लॉर्ड ऑफ डिजास्टर के सक्सेसर को मार के कितनी बड़ी गलती की है। इस पे लिन आगे से कहता है कि अपने को घंटा फर्क नहीं पड़ता है, और वो सक्सेसर होगा तो अपने घर का, यहाँ का नहीं। जिसपे उस डीमन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। इसके बाद उसके पास जितने भी क्रिएचर बचे हुए थे वो उन सभी को लिन के ऊपर हमला करने के लिए भेज देता है। हम देखते हैं कि टैंक आगे बढ़ता है और वो लिन से कहता है कि वो भले ही ताकतवर हो, लेकिन नंबर्स के मामले में वो बहुत ज्यादा है और लिन अकेला उन्हें नहीं संभाल सकता है। लिन आगे से कहता है कि वो अकेला थोड़ी ना फाइट करने वाला है। इस पे टैंक अपनी शील्ड को आगे करते हुए कहता है कि हाँ, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम अकेले थोड़ी ना फाइट करोगे। तो फिर लिन उससे कहता है कि साले मैं ये बात नहीं कर रहा था। इतना कहने के बाद वो अपने कई सारे अनडेड को समन करता है और वो कई सारे अनडेड बाहर की तरफ निकलते हैं और जितने भी बीस्ट सामने की तरफ आ रहे थे उन सभी के साथ फाइट करने लगते हैं। लेकिन उन अनडेड का लेवल काफी ज्यादा कम था, इसीलिए वो सभी बीस्ट एक एक करके मारे जा रहे थे और उन सभी अनडेड को खत्म कर रहे थे। टैंक भी लिन से कहता है कि उसके अनडेड का लेवल उन बीस्ट के सामने कुछ भी नहीं है। इस तरह से वो सभी लोग जल्दी ही मारे जाएंगे। लिन आगे से बताता है कि डीमन के ऊपर जो मार्क लगा हुआ है उन सभी बीस्ट के ऊपर भी लगा हुआ है, जिस वजह से उनकी ताकत बढ़ चुकी है। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने उसके सक्सेसर को मार दिया, लेकिन इसके बावजूद वो मेरे ऊपर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हुआ। जिसका मतलब यही हुआ कि सक्सेसर वाला जो भी ड्रामा था वो बस एक ट्रैप की तरह था। उसको कोई भी सक्सेसर नहीं चाहिए, उसको बस एक बॉडी चाहिए थी जिसके अंदर लॉर्ड ऑफ डिजास्टर की पावर हो और मार्क की मदद से वो उसको कंट्रोल कर सकता हो। उस डीमन को जैसे ही पता चलता है कि लिन उसके प्लान को समझ गया है तो वो तुरंत लिन के ऊपर एक जोरदार हमला करता है और उसे कहता है कि तू बड़ा चालाक है, तुझे समझ में आ गया कि मैं मार्क की मदद से किसी भी बॉडी को कंट्रोल कर सकता हूँ। इसीलिए मेरा प्लान यही था कि मैं सबसे पहले लॉर्ड ऑफ डिजास्टर की पावर को किसी सक्सेसर के अंदर डालूंगा और उसको कंट्रोल करूंगा, जिसके बाद मैं उसकी एनर्जी को अपने मार्क की मदद से चूस लूंगा। इस तरह से मैं और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाऊंगा, जिसके बाद मैं अपनी पूरी आर्मी लेके ह्यूमन वर्ल्ड के ऊपर कब्जा कर लूंगा। हम लोग देखते हैं कि लिन की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और सभी लोगों को उसकी चिंता हो रही थी। लेकिन उसी टाइम पे हम देखते हैं कि एक अनडेड उस डेमन के ऊपर हमला करते हुए कहता है कि इसका मतलब यही हुआ कि अगर मैं तुम्हें मार देता हूँ तो फिर वो मार्क भी गायब हो जाएगा। मार्क का मतलब निशान है। वो डेमन ये देख के हैरान हो जाता है कि इतनी बुरी तरीके से चोट खाने के बावजूद लिन मरा नहीं। दरअसल लिन ने वहाँ पे सिंक एबिलिटी का यूज किया था, जिसकी मदद से वो अपनी सोल को अनडेड के साथ स्विच कर सकता था। जिसके बाद लिन इसी तरीके से अपनी सोल का इस्तेमाल करते हुए उस डीमन के ऊपर हमला करता है और उससे कहता है कि चल अब सो जा। हम देखते हैं कि लिन के हमले की वजह से उस डीमन के दो टुकड़े हो गए थे। वो डीमन मरते हुए लिन से पूछता है कि तेरी ताकत आती कहाँ से है। इस पे लिन आगे से कहता है मोनार्च पावर, जो तुम्हारी
सोच से भी परे है। हम देखते हैं कि जो हमला उस डीमन ने लिन के ऊपर किया था वो कुछ ही मिनटों के अंदर हील भी हो गया था और मैं ही बनने वाला हूँ अनडेड मोनार्च। हम देखते हैं कि उसी टाइम पे जब वो डीमन मरता है तब उसे ड्रॉप आइटम के रूप में एक क्रिस्टल मिलता है। जब लिन सिस्टम से पूछता है कि भैया जरा इसके बारे में बताना कि ये क्या चीज है, जिस पे सिस्टम ये तो बता देता है कि इसकी पावर अनडेड से नाता रखती है, लेकिन वो इसे पूरी तरीके से स्कैन करने में नाकामयाब रहा था। लिन को भी समझ में नहीं आता है कितना बेकार सिस्टम है, कहाँ पे आ गया। उसी टाइम पे हम देखते हैं कि वो बंदा अभी तक मरा नहीं था, सॉरी मानुआ की गड़बड़ है। इसके बाद वो बंदा डायरेक्ट लिन के ऊपर हमला करता है और उसे पीछे की तरफ फेंक देता है। लिन जल्दी से खड़ा होता है और बाकी सभी लोगों से कहता है कि यहाँ से जल्दी से खिसक लो, डंजन फिर से अनसील हो गई है, तुम्हारे पास यही मौका है, नहीं तो तुम लोग मारे जाओगे। और मैं तब तक यहीं पे रुक के इसे रोकने की कोशिश करता हूँ। उन लोगों को समझ में आ जाता है कि वो लोग सिर्फ लिन के ऊपर भरोसा कर सकते हैं, इसीलिए वो तुरंत वहाँ से खिसक लेते हैं और लिन को अकेले उससे लड़ने के लिए वहीं पे छोड़ देते हैं। जिसके बाद हम लोग बाहर का सीन देखते हैं तो फिर जितने भी पेरेंट्स थे वो सभी वहाँ पे चीखते हुए आ गए थे और सभी यही पूछ रहे थे कि 3 दिन हो गए हैं, उनके बच्चे कहाँ पे गए, क्या उन्हें पता है कि वो कभी लौट के वापस आएंगे भी या नहीं आएंगे। जिसपे कॉलेज वालों की फटके चार होने लगती है कि वो लोग जवाब क्या देंगे, जिम्मेदारी तो उनकी थी। लेकिन उसी टाइम पे उन्हें दिखाई देता है कि सर्कल फिर से एक्टिवेट हो रहा है, लेकिन जब वो लोग बाहर आते हैं तब वहाँ पे सिर्फ 4 ही लोग बाहर आए थे। ट्रीचे जल्दी से उन लोगों से पूछते हैं कि बाकी सभी लोग कहाँ पे गए, तो फिर वो लोग बताते हैं कि सभी लोग मारे गए हैं, सिर्फ वो लोग बच के वापस आ पाए हैं। वहाँ पे जितने भी पेरेंट्स थे उन सभी को जैसे ही पता चलता है कि उनके बच्चे मारे गए हैं तो फिर वो लोग वहाँ पे हल्ला गल्ला शुरू कर देते हैं और पूछते हैं कि ये क्या हुआ है, उन्हें एक्सप्लेनेशन चाहिए। जिसपे एकेडमी वाले अपने टीचर को आगे कर देते हैं और कहते हैं कि समझाओ कि यहाँ पे क्या हुआ था और कैसे हुआ था। इसके बाद हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि यहाँ पे उन लोगों को पकड़ने के लिए आए थे जो कि डंजन से बाहर निकलने वाले थे और उनमें से कुछ तो जीनियस हो सकते थे, लेकिन इन लोगों की सारी मेहनत पानी में डूब गई है क्योंकि बाहर से निकले हैं तो अधमरे लोग जो कि बहुत ज्यादा बुरे हालात में हैं। इसीलिए उन लोगों का लीडर सैन उनसे कहता है कि हमें यहाँ से कर लेना चाहिए इससे पहले कि मेरा बड़ा भाई हमारी गर्दनें तोड़ दे। साला यहाँ पे आना ही नहीं चाहिए था, फालतू तक इतनी देर तक बैठे रहे। खैर उसी टाइम पे उन्हें पता चलता है कि एक और बंदा बाहर निकल रहा है। हम देखते हैं तो वो भाई लिन था जो कि सही सलामत बाहर आ गया था, लेकिन टैंक को ऐसा लगता है कि वो मरने वाला है, इसीलिए वो रोना गाना शुरू कर देता है। लिन उसे कहता है बड़वे मरा नहीं हूँ, जिंदा हूँ, रोना गाना बंद कर। टीचर जल्दी से आगे बढ़ता है और वो लिन से पूछता है कि अंदर क्या हुआ और किसने उन सभी लोगों को मारा था। इस पे लिन आगे से बताता है कि जिसने भी उन लोगों को मारा था मैं उसे मार ही नहीं सका और अगर मेरे पास दर्जनों जिंदगियां होती तब भी मैं उसे हरा नहीं सकता था, इसीलिए मैं उसे उलझा के यहाँ पे आ गया हूँ और वो अंदर ही सील है। टीचर जल्दी से आगे बढ़ता है और वो लिन से पूछता है कि जिस बंदे की सेकंड अवेकनिंग हुई थी क्या वो तुम हो। लेकिन लिन जब वहाँ पे कुछ करने की कोशिश करता है तभी उसे पता चलता है कि किसी ने उसके ऊपर स्नीक अटैक किया है, जिस वजह से वो किसी भी अनडेड को समन नहीं कर पा रहा है। और जब लिन सिस्टम से इसके बारे में पूछता है, सिस्टम लिन को बताता है कि ये एक फॉरबिडन मैजिक है जो कि बहुत ज्यादा रेयर तरह की एबिलिटी है। लिन इस बात से हैरान होता है कि साला यहाँ पे क्या कोई ऐसी भी एबिलिटी है जो कि अनडेड मोनार्च की पावर को ही डिसेबल कर दे। जिसके बाद थोड़ी ही देर में वो फॉरबिडन मैजिक हट भी जाता है। लिन अपने सामने की तरफ देखते हुए सोचता है कि वो कौन है जो कि इस तरह की एबिलिटी को यूज कर सकता है। उसी टाइम पे टीचर लिन के पास आता है और वो उसे ज्यादा सवाल नहीं पूछता है क्योंकि लिन काफी ज्यादा घायल था, इसीलिए वो डायरेक्ट लिन को हॉस्पिटल भिजवा देता है। जिसके बाद शाम के टाइम हम लोग देखते हैं कि लिन घर से वापस आ रहा था और लिन ने जैसा सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था। उन लोगों ने लिन से सवाल जवाब तो किए थे लेकिन ज्यादातर नॉर्मल सवाल ही थे कि रंजन के अंदर क्या हुआ था, कैसे हुआ था और वो लोग कैसे बच के बाहर आए। जिस पे लिन ने सारे जवाब सही सही दिए थे और सबसे बड़ी बात कि वो एक अनडेड मोनार्च है, कोई भी उसके ऊपर फालतू के सवाल नहीं उठा सकता है क्योंकि वो टेलीपैथी का भी यूज कर सकता है। और वैसे भी उसने जितनी भी चीजें बताई थी वो सभी सच ही थी, सिर्फ इस बात को छोड़ के कि उसे जो आइटम मिला था उसके अंदर अनडेड का ऑरा है। लेकिन उसी टाइम पे लिन को पता चलता है कि कोई उसके ऊपर हमला करने वाला है, इसीलिए वो जल्दी से अपने अनडेड को रिलीज करता है और उस हमले को ब्लॉक कर लेता है। हमें पता चलता है कि उनमें से एक लौंडा तो वीडियो बना रहा था कि लिन कैसे मार खाने वाला है और एक बंदा उसके ऊपर हमला कर रहा था। वो लोग इस बात को देख के हैरान हो जाते हैं कि लिन 10th लेवल पे है, लेकिन इसके बावजूद उसने जो अनडेड क्रिएचर को समन किया है उनका लेवल 13 है। जिसके बाद वो बंदा बताता है कि वो खुद एक 13 लेवल का असैसिन है और वो कभी कभी 10 लेवल के छोटे मोटे बच्चे से तो नहीं हारेगा। इतना कहने के बाद वो अपने कई सारे क्लोन बनाता है और उनके साथ ही लिन के ऊपर हमला कर देता है। लिन के 3-4 शैडो आगे बढ़ते हैं और वो आसानी के साथ उसके 2-3 क्लोन को मार देते हैं। लेकिन उसी टाइम पे रियल बॉडी
लिन के पीछे जाती है जो कि उसके ऊपर हमला करने वाली थी। लेकिन लिन पीछे मुड़ के उसे घूर के देखता है और उसे कहता है कि फालतू की बकवास नहीं, और मुझे लगता है कि तुमने किसी गलत बंदे से पंगा ले लिया है। लिन के पीछे से जो भयानक ऑरा निकल रहा था उसको देख के वो असैसिन काफी ज्यादा घबरा जाता है और पीछे की तरफ हट जाता है। लेकिन उसी टाइम पे वहाँ पे एक और बंदा आता है जो कि चिल्लाते हुए कहता है कि वो लोग एकदम बेकार हैं, वो लोग एक 10th लेवल के न्यूबी को नहीं मार सके तो वो लोग आगे क्या करेंगे। लिन अपने मन के अंदर सोचता है कि ये वही बंदा है जिसने मेरे ऊपर स्नीक अटैक किया था फॉरबिडन मैजिक के साथ। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। हाँ, मुझे पता है कि वीडियो काफी ज्यादा छोटी है और ऊपर से मैं एक हफ्ते से नौटंकी कर रहा था, तो मैं अपने आप को मारने का इंतजार कर रहा था कि कब कोविशील्ड अपना असर दिखाएगी और मुझे हार्ट अटैक आएगा। लेकिन मैं इतनी बात समझ गया हूँ कि मैं अमर हूँ, मैं नहीं मरने वाला। और अगर लगातार 1 महीने तक वीडियो नहीं आए हैं तो फिर समझ जाओ कि मैं मर चुका हूँ। कोविशील्ड के 2 डोज ने अपना असर दिखा दिया है। और वैसे इस वीडियो का सेकंड पार्ट नहीं आएगा अगर तुम लोग इंतजार में हो।